नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से अभय दुबे सर से बात करूंगा और हम लोग आजकल की जो चल रही घटनाएं हैं उस पर कुछ अपनी विवेचना देने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं दर्शकों के लिए एक रोजगार समाचार देना चाहता हूं कि अयोध्या में सर जो राम मंदिर है उसके एक अदद सीईओ की जरूरत है, वहां पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी की। कल उसकी वैकेंसी आई है, 18 तारीख लास्ट डेट है। मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि उसमें मिनिमम उम्र 50 साल मांगी गई है, तो मैं अभी 50 का नहीं हुआ हूँ। और ऐसा लगता है कि चंपत राय जी या गोपाल राव जी उसका इंटरव्यू लेंगे, तो अगर आपका चोरी चकारी या गबन हेरा फेरी कैमरे बंद करा करके गड्डियां इधर उधर निपटाने का अगर कोई तजुर्बा हो तो आप लोग उसमें आवेदन कर सकते हैं। एक अदद मुख्य कार्यकारी अधिकारी की वहां जरूरत है। तो सर, आज का जो मैं मुद्दा है बात करने का, उस पर मैं आता हूँ। सर, सोनम वांगचुक जी का आज 17वां दिन है जंतर मंतर पर बैठे हुए, भूख हड़ताल करते हुए। उन्होंने कहा कि 6 हफ्ते तक वो हड़ताल करेंगे या अगर उससे पहले मौत हो जाए तो। सर, बहुत सारा आप देखेंगे सोशल मीडिया में लोगों की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। ज्यादातर लोग सिंपैथी में हैं, क्योंकि एक उनका एक ऐसा इतिहास रहा है, वो बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, उनके ऊपर पिक्चर बनी है और कुछ उन्होंने पॉलिटिकल काम भी किए हैं, जेल भी गए थे। लेकिन आज के डेट में सर स्थिति यह है कि वहां पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में जा रहे हैं, सांसद लोग जा रहे हैं। मेनका गांधी वहां पे गई थी, टीएमसी के बहुत सारे सांसद आए, कम्युनिस्ट पार्टियों के आए, कुछ मीडिया भी जा रहा है। और उद्धव ठाकरे जी ने ये ऐलान किया है कि उनकी पार्टी का पूरा समर्थन है इस आंदोलन को, और वो दिल्ली 20 तारीख को आएंगे और जंतर मंतर जाएंगे। उन्होंने बाकी सारे दलों से, इंडिया गठबंधन के, ये अपील की है कि आप सब लोग वहां जाइए और उनका समर्थन दीजिए, अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक का। उन्होंने पर्टिकुलरली राहुल गांधी का नाम लेकर के कहा है कि राहुल गांधी जी को भी वहां जाना चाहिए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। इधर सर जो मैं पिछले बार भी यही पूछा था कि कांग्रेस ने एक स्पष्ट रूप से एक दूरी बना रखी है, चूंकि उनका ऑलरेडी एक छात्रों का गुज कार्यक्रम चल रहा है, और जो भी उनकी रणनीति हो कि शायद जाते ही वो या तो पेंट कर दिया जाएगा भाजपा के इकोसिस्टम द्वारा कि नहीं ये तो कांग्रेस का ही प्रायोजित था इसलिए, या उनको लगता है कि हमारा ये क्रेडिट ले जाएंगे सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके, जो भी कारण हो। लेकिन एक मानवता के नाते एक 17 दिन से भूखा हुआ आदमी, 8.5 किलो उनका वजन गिर गया है। राहुल गांधी को आपको लगता है कि जाना चाहिए वहां पे, या ये दूरी बनाना अभी ठीक है कि रणनीतिक रूप से कि नहीं तो ये आंदोलन डाइल्यूट होगा और अभी जो मूवमेंट बन रहा है, या बहुत सारे लोग इसलिए शायद वहां जा रहे हैं, छात्रों के जो परिजन है, कि ये गैर राजनीतिक है। इस पे सर मैं पूछना चाहता हूँ कि वहां पे विपक्षी पार्टियों, खास करके राहुल गांधी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, अगर पहली नजर में मैं इसके ऊपर टिप्पणी करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी को अब वहां चले जाना चाहिए। बिल्कुल शुरू में तो मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि भाई ये आंदोलन है किस किस्म का और इसकी जड़ें कहाँ पे हैं, क्या कोई इसे प्रायोजित कर रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसको चाहती है कि ये विपक्ष की जगह लेना धीरे धीरे करके शुरू हो। तो इसलिए हम लोगों ने जिस तरह की वीडियो बनाई थी, जिस तरह का विश्लेषण किया था, तो उसमें हम लोगों के मन के ऊपर इस आंदोलन को खारिज किए बिना, हमने खारिज कभी नहीं किया, इसको खारिज किए बिना हमारी जो शंकाएं थी, वो शंकाएं इसकी हमारे सोच विचार के ऊपर हावी थी, तो हम उस लिहाज से उसको देख रहे थे। मुझे ये लगता है कि अब शंकाएं धीरे धीरे करके कम हुई हैं। अभी भी कुछ शंकाएं हैं। जैसे एक ये शंका है कि भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को क्यों चलने दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के तमाम धरने और प्रदर्शनों के ऊपर काफी अत्याचारपूर्ण कार्रवाइयां की हैं अतीत में। जब पहलवान बेटियों का जंतर मंतर पर ही, इसी जगह पर धरना वगैरह हुआ था, तो उनके साथ जो व्यवहार हुआ था, और आप सोचिए, वो तो कोई बहुत बड़ी मांग भी नहीं कर रही थी। वो तो ये कह रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह को वो लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ करता है, यौन कुचेष्टाएं करता है और हम लोगों के साथ अत्याचार किया है उसने, तो उसको सजा दी जाए। वो तो ये मांग कर रही थी। वो कोई मांग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं थी। वो कोई मांग सरकार के किसी मंत्री के इस्तीफे की नहीं थी। इन लोगों की मांग तो बड़ी है। इन लोगों का कहना है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और मोदी जी को चाहिए कि उनका वो इस्तीफा वापस लें। ये मांग है इनकी बड़ी मांग है। तो इनको ये बड़ी मांग करने दी जा रही है और उनको वो छोटी मांग भी नहीं करने दी गई। ये जो कंट्रास्ट था, हाँ, इसकी वजह से
अभी भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई ना कोई इनके पीछे रणनीति है। साथ में वो ये भी मानते हैं कोई जरूरी नहीं है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कोई एजेंट हों या उनसे उन्होंने यहाँ पर प्यादों की तरह इन्हें बैठाया हो, ये भी नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि ये लोग आए हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं और टिके हुए हैं, लेकिन भाजपा की इनको आंदोलन करने देने के पीछे भाजपा की एक रणनीति है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से वो समय आ गया है जबकि हम लोगों को इस शंका को भी दरकिनार कर देना चाहिए। काफी दिन हो गए उन लोगों का आंदोलन करते हुए। उन्होंने मेरे ख्याल से लखनऊ में भी एक आंदोलन किया था, लखनऊ में भी एक कार्यक्रम किया था, और ध्यान नहीं है दूसरी जगह कहाँ किया था, शायद जयपुर में किया था या नहीं किया था, ध्यान नहीं, लेकिन लखनऊ उन्होंने एक कार्यक्रम किया था। नहीं, पुणे किया, बेंगलोर किया, जयपुर किया, कई जगह उन्होंने कार्यक्रम किए हैं और लोगों में इनके बारे में चर्चा भी है। अगर विपक्ष जो है वो इनके पक्ष में एक इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई बयान वगैरह आ जाए और इन लोगों को थोड़ा सा समर्थन मिलना भी शुरू हो जाए। देखिए, जब तक राजनीतिक पार्टी किसी आंदोलन के साथ नहीं जुड़ती है तब तक उसका चलाए जाते रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखिए ना, अभी तक इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, एक बाकायदा एक बड़ी सम्मानजनक हस्ती जो है वो आमरण अनशन कर रही है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं बन पा रही, मतलब कोई नजारा भी नहीं बन पा रहा, कोई आंदोलनकारी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ रहा है। मतलब ऐसा सरकार सोचती है ठीक है यहाँ बैठे हुए भिनकते रहेंगे। मुझे सूचना ये है कि जो सरकार के जासूस हैं, जो लगातार इस तरह की बातों पर निगाह रखते हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोगों से काम लिया जाता है, और भी इस तरह की व्यवस्थाएं सरकारों के पास होती हैं, होनी भी चाहिए सरकारों के पास इस तरह की व्यवस्थाएं, वो लगभग रोज इनके आंदोलन का आकलन करती हैं और उस आकलन की रिपोर्ट दी जाती है। उस रिपोर्ट में ये होता है कि किस वक्त लोगों की संख्या बढ़ती है, कितना क्या बढ़ती है, तो उसमें भाजपा वाले, रणनीतिकार वाले भी बैठ के सोचते हैं कि इनको वहां से भगा दिया जाए, हमलावर रवैया अपना के इनको वहां से हटा दिया जाए, या इनको चलने दिया जाए। तो फिर अंततः निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि नहीं, इनको अभी चलने दिया जाए, इनको और एक लंबी रस्सी दी जाए ताकि ये और थोड़े दिनों तक ये आंदोलन करते रहें। तो भाजपा को ऐसा लगता है कि उसके पास एक ज़र बख्तर है जो इस तरह के आंदोलनों के प्रभाव को शून्य में बदल सकता है, बेअसर कर सकता है। देखिए, मेरे ख्याल से भारत के इतिहास का सबसे बड़ा लंबा धरना तो वही माना जाएगा जो किसान आंदोलन का हुआ, 1 वर्ष का हुआ। मतलब इसने दिल्ली, 3 तरफ से उसने दिल्ली को घेर रखी थी। अगर भाजपा ने अंत में ये आकलन न किया होता कि इससे हमें राजनीतिक नुकसान बहुत हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी सिर पर खड़ा हुआ था और इस तरह की बातें थी, तो कुछ दिन और उसको चलते रहने देते थे। तो भाजपा सरकार के अंदर ये बड़ा स्टेमिना है, इस बात को मानना पड़ेगा कि वो इस तरीके से आंदोलनों को, वो बहुत बड़ा आंदोलन था। अभिजीत दीपके का आंदोलन तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले, उसमें तो बहुत बड़े पैमाने पे लोग थे, उसको बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त हो रहा था। उसको भी भाजपा ने चलने दिया था लंबे अरसे तक। उसमें किसानों की मौतें हो रही थी और उसको एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बन गया था, लेकिन उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की, उन्होंने कहा चलने दो उसको। तो ये मुझे लगता ये है कि अब विपक्ष को इसके साथ जुड़ जाना चाहिए और जुड़कर इस आंदोलन को अपना लेना चाहिए। जैसे ही विपक्ष इस आंदोलन को अपनाएगा, वैसे ही वहां पर एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट होगी कि सरकार उसका दमन करने के बारे में सोचने लगेगी। फिर देखते हैं कि उससे क्या प्रतिक्रिया होती है जनता के बीच में, क्योंकि अभी तो ये है कि जनता भी इसके ऊपर ठंडी है, आंदोलन भी उसे लग रहा है कि ठंडा है, भाजपा की सरकार के ऊपर कोई असर नहीं डाल रही है, विपक्ष भी इसके ऊपर जो है वो अनमना है, कोई नहीं, तो वो अपने आप में एक अलग से घटित होने वाली अकेले पड़ गए लोगों की एक कार्रवाई सी हो गई है। ये मेरे ख्याल से इस आंदोलन के साथ अन्याय होगा। विपक्ष अपनाएगा, अपनाते ही इसमें गति आएगी, इसमें और ज्यादा लोग जुड़ेंगे, विपक्ष के कार्यकर्ता वगैरह भी वहां पहुंचेंगे, उनकी प्रवक्ता खुल के इसका समर्थन करने लगेंगे और उसके बाद फिर सरकार की प्रतिक्रिया देखने काबिल होगी। नहीं, एक सवाल सर मेरा ये है कि जो से ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि भाजपा ये आंदोलन करने क्यों दे रही है। क्या हम हमेशा से नहीं चाहते थे कि हमारे देश में इस टाइप का माहौल हो कि भाजपा ऐसे आंदोलनों को करने दे?
तो पहली बात ये वो करने दे रही है, तो उस पर भी सवाल है। दूसरा सा जो मेरा सवाल था वो अभी भी वही है कि अगर सपोज करिए कि विपक्षी दल इसका समर्थन कर देते हैं और कांग्रेस वहां पे आ जाती है और लोग कार्यकर्ता भी आ जाते हैं, तो एक तो उसका पक्ष ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इसलिए आ रहे हैं कि वहां पे कोई अभी राजनीतिक लोग नहीं है, वो शायद दूर हो जाएंगे। दूसरा, तब भाजपा को दमन करना आसान होगा क्योंकि उसके बाद वो शुरू हो सकते हैं उनको कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी, जॉर्ज सोरोस ग्रुप, टुकड़े टुकड़े गैंग और राजनीति है इसमें, जो उन्होंने किसान लेकिन आंदोलन पहले ज्ञानेश, दिन पॉलिटिक्स तो तभी शुरू होगी। मेरा कहना है कि भाजपा ये सब जो करती है वो हमारे देश की राजनीति के विभिन्न पहलू हैं। मेरा कहना है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक पॉलिटिक्स तभी शुरू होगी, और ये गैर राजनीतिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन के दायरे में ये तभी आ पाएगा, और ये कटे हुए लोगों का, अलग थलग पड़े हुए लोगों का आंदोलन नहीं होगा। आप ये देखिए कि जो ट्रेड यूनियन संगठन है वो भी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, किसान संगठन भी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, कुछ स्वतंत्र ट्रेड यूनियन संगठन भी हैं, स्वतंत्र किसान संगठन भी हैं, लेकिन वो भी इसके साथ उस तरीके से आके नहीं जुड़े, क्योंकि जब पार्टियां इसके साथ जुड़ेंगी, आधिकारिक रूप से पार्टियां जुड़ेंगी, तो उनके जो मोर्चा संगठन है वो मोर्चा संगठन भी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर और अपने लोगों को लेकर इसके साथ में आएंगे। तब इस आंदोलन में एक ऐसी ऊर्जा का संचार हो, क्योंकि मांग उनकी जो है ना वो गैर राजनीतिक नहीं है। मांग उनकी ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, मोदी जी उनसे इस्तीफा लें। भाजपा सोचती है कि एक आदमी को, किसी की मांग पे अगर इस्तीफा एक मंत्री का हो गया तो वो कहां रुकेगा, तो अभी भी मांग शुरू में होने ही लगी थी कि तो मोदी जी तक जाएगा, फिर बाद में मोदी जी का भी इस्तीफा मांगा जाएगा, है। तो इसलिए थोड़ा सा जब तक इसको राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं प्राप्त होगा तब तक हम लोगों ने ये देख लिया है कि ये आंदोलन नहीं बन पाएगा। देखिए, बहुत सारे इस तरह के धरने बहुत बहुत दिन तक होते रहते हैं, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, जनता की भी दिलचस्पी उनके बीच में खत्म हो जाती, उनके बारे में खत्म हो जाती है। अब मान लीजिए 6 हफ्ते सोनम वांगचुक, मैं बिल्कुल नहीं चाहता उनको कुछ हो, उनका स्वास्थ्य खराब हो, कुछ हो, वो मान लो 6 हफ्ते तक उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, उसके बाद फिर उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, उसके बाद क्या होगा? फिर अस्पताल में फिर उनका इलाज होगा। ये हो सकता है 6 हफ्ते से पहले ही ऐसी स्थिति बन जाए कि उनको अस्पताल ले जाना पड़े। जिस तरह से आप बता रहे हैं उनका वजन गिर रहा है, तो 6 हफ्ते तो बहुत लंबे हो जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा? फिर वो आंदोलन और कैसे करेंगे? उन्होंने विभिन्न राज्यों की राजधानियों में भी आंदोलन करके देख लिया। तो एक तरह से जो मध्य वर्ग है, जो एक जमाने में विभिन्न आंदोलनों का समर्थन करके उनके अंदर गति पैदा करता था, उत्तेजना पैदा करता था, उसमें भारत का मध्य वर्ग अब बदल गया है। वो उस तरह का मध्य वर्ग नहीं रहा कि जो झंडा उठाकर निकल पड़ता था लोगों के साथ, वरना इस आंदोलन को जितना समर्थन मिलना चाहिए था उतना समर्थन नहीं मिल रहा है। एक चीज सर मुझे और बताइए कि जैसे ये बात तो ठीक है कि उतना समर्थन नहीं मिल रहा है और भाजपा इसको अभी तक करने दे रही, शायद वो भी असेस कर रही है कि उससे ऐसा कुछ खास डैमेज हो नहीं रहा है। आपको सर याद हो जब ये किसान आंदोलन या जब ये रेस्लर्स वाला आंदोलन हुआ था तो उसमें भाजपा अपने को बहुत मजबूत स्थिति में समझ रही थी, हालांकि लोकसभा चुनाव के परिणाम उलट आए थे, लेकिन आज आपको लगता है भाजपा शायद अपने को इस वीक मोमेंट पा रही है कि शायद बहुत सारे और भी मुद्दे चल रहे हैं। गडकरी का एक पेट्रोल वाला मुद्दा बहुत है, लोग नाराज हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज गिर रहा है, और भी छिटपुट इधर उधर, कहीं किसानों का आंदोलन है, कहीं अडानी की समस्याएं हैं। उसको लगता है कि शायद इसको दमन करेंगे और ये एक ऐसा मुद्दा जो बहुत सारे छात्रों और उनके पेरेंट्स को अट्रैक्ट करता है, इनका दमन करना आसान नहीं होगा, इसलिए चुप बैठे रहो, देखते हैं अभी किधर जाती है ये गाड़ी। ये कारण लगता है कि भाजपा अपने को वीकर मोमेंट पा रही है इस समय। देखिए, सोशल मीडिया पर ये बात कहने से हमेशा लाभ होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कमजोर हो रही है, सरकार की टांगें कांप रही हैं वगैरह, हम सब लोग ये बातें कह सकते हैं, लेकिन क्या ये सच्चाई है? मेरा मानना है कि बहुमत खोने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने ये सरकार इसी तरह चलाई है जैसे कि वो स्पष्ट बहुमत की सरकार हो, और इतने उनके मीम पहले से ज्यादा बन रहे हैं, इतना उनका मजाक उड़ रहा है, राम मंदिर जैसा बड़ा घोटाला हो गया है। फिर गडकरी जी भी एथेनॉल वाले मामले में फंसे हुए हैं, और भी न जाने कितनी ऐसी समस्याएं हैं, पेपर लीक जिसका ऑफशूट ये आंदोलन भी है, मतलब उसी से निकला भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की जो सेल्फ इमेज है, जो आत्म छवि है,
वो ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक कमजोर मुकाम पर खड़े हुए हैं। भाजपा ऐसा नहीं मानती। भाजपा का मानना यह है कि हम सब चीजों को प्रबंधित कर सकते हैं और ये चीजें हमारे खिलाफ ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं बढ़ा रही हैं जिससे हमारे खिलाफ आंधी चलते हुए दिखाई पड़े। 2024 में इनका जो बहुमत घटा था, बहुमत छिन गया था इनसे, उससे पहले भी इस प्रकार के कोई ऐसे जमीन के ऊपर लक्षण नहीं दिखाई पड़े थे। बहुत विश्लेषण वगैरह करने पे ये बात समझ में आती थी। यशवंत देशमुख के सर्वे से या संजय कुमार के सर्वे से, लोकनीति के सर्वे से ये बात समझ में आती थी कि लोग भाजपा को जो पहले वोट देते रहे थे, इस बार वोट देने के सवाल पे उनमें काफी लोग अनमने से हैं। वो तब स्थिति आई थी जबकि बिल्कुल लोकसभा चुनाव के लिए सब कुछ, सारी कार्रवाइयां शुरू हो गई थी। लोकसभा चुनाव 6 महीने से ज्यादा दूर नहीं रह गया था। तब एंटी इनकम्बेंसी की हल्की सी झलक दिखाई पड़ी थी। उस झलक का परिणाम ये हुआ था जो आपने देखा, मतलब कि उनको, भाजपा को 240 सीटें रह गई। अभी तो भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है और उसके लिए सबसे बड़ा मानक यही है राजनीतिक सफलता का कि हम चुनाव जीतें और वोटों की गोलबंदी करें। वोट वो प्राप्त कर पा रही है। फिर उसने चुनाव वो हारे ना, इसका प्रबंधन करने के लिए कई प्रपंच भी रचे हैं, जिसमें SIR भी है। मैंने तो ये भी सुना है, मैं चूंकि थोड़ा दूर हूं आप लोगों से, इसलिए खबर मुझे देर तक पहुंचती है, मेरे पास देर तक पहुंचती है, कि संयुक्त राष्ट्र ने भी कोई एक सवाल सरकार के सामने उठाया है कि आपने ये SIR जो की है उसमें लोगों के वोट कट रहे हैं और उनके मताधिकार का हनन हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो ये बात ठीक है, इससे विपक्ष के आरोपों को बल मिलता है, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो एक अपनी एक व्याख्या लिख के संयुक्त राष्ट्र को भेज देगा। देर सवेर भेजेगा, आराम से भेजेगा, उसको कोई जल्दी नहीं है। तो ये जो भाजपा ने जो पूरा अपनी, जिसको हैजिंग कहते हैं, जो पूरी पेशबंदी कर रखी है, इस पेशबंदी को हम लोगों को कम करके नहीं आंकना चाहिए। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि भाजपा बहुत कमजोर मुकाम पर खड़ी हुई है। नहीं, मैं सर, उनके बाकी प्रबंधन को अगर हटा दिया जाए, अभी उनका जो SIR है या जो वोटर रोल का जो इस टाइप से वो क्यूरेशन करते हैं, चुनाव आयोग से जो उनको सहयोग मिलता है, सेंट्रल फोर्सेज, जैसे बंगाल में एक नमूना देखा हम लोगों ने। जैसे मैं सर एक नमूना बताऊं कि सी वोटर ने कल एक सर्वे किया, कल आया है कि जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है उससे एनडीए के जो वोटर्स है, जिन्होंने कहा कि हमने एनडीए को वोट दिया था पिछले चुनाव में, उसमें 63% लोग नाराज हैं इस काम से। तो ये, अब मैं बाकी बता रहा हूं जमीन पे क्या हो रहा है कि लोग ये मानते हैं कि भाजपा फेयरली शायद कोई चुनाव नहीं जीत पाएगी, उसको ये सारे प्रबंधन करने पड़ेंगे। तो भाजपा का ये मानना कि हम सिर्फ प्रबंधन से ही चुनाव जीतेंगे, जनता नाराज रहे, क्या ये ठीक है कि सिर्फ प्रबंधन से ही चुनाव जीता जाता है? अगर पब्लिक एट लार्ज नाराजी हो गई तो कितना प्रबंधन कर ले जाएंगे? अब इसमें मैं इस तरह से देखने लगा हूं, पहले नहीं देखता था इस तरीके से, अब मैं देखने लगा हूं, क्योंकि धीरे धीरे तजुर्बा भी बढ़ता जा रहा है राजनीति को समझने का, कि अगर कोई मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है, उस गंभीर मुद्दे पर भाजपा का जो समर्थन आधार है, उनका जो वोटर है, वो गंभीर मुद्दे पर नाराज भी है, अनमना भी है, और उसके मन में एक तरह की खिन्नता पैदा हो रही है। क्या इन सब भावनाओं का प्रभाव इसमें निकलेगा कि वो भाजपा के खिलाफ वोट देने का निर्णय ले ले? भाजपा के रणनीतिकार कैसे सोचते होंगे इन सवालों के बारे में? हमें जरा उनके दिमाग में जाकर देखना चाहिए, क्योंकि जो बातें हम लोग कह रहे हैं, ये तो बात उन्हें पता है ना। ऐसी नहीं है कि हम लोगों को ही केवल ये बातें पता है, भाई इस मुद्दे पर नाराजगी है, इस मुद्दे पर नाराजगी है। यशवंत देशमुख के सर्वे से पहले उनके पास भी सर्वे कराने के तरीके हैं, यशवंत देशमुख का सर्वे उन्होंने भी देखा होगा। तो बात सही है यशवंत जी की बात में, मैं गलत नहीं मानता हूं। सवाल यह है कि वो इस नाराजगी को किस रूप में देख रहे हैं। एक सरकार जो 12 साल चल रही है इतने बड़े और समस्याग्रस्त देश में, उसमें विभिन्न मुद्दों पर लगातार एक के बाद एक नाराजगियां होना स्वाभाविक है। लगभग नामुमकिन है कि ऐसा कोई क्षण हो इसमें नाराजगियां ना हो, एक जद्दोजहद ना हो, एक लोगों की कोई गुट नाराज है, कोई खुश है, ये सब प्रक्रिया चलती रहती है इसके अंदर। वो क्षण कौन सा है जब भाजपा को ही लगेगा कि इस नाराजगी से हम चुनाव हार सकते हैं? ये चीज वो लोग कब देखते हैं, कब निकालते हैं?
वो एक क्षण था जो मुझे लगा था जब कि उन्होंने 3 संसद के पारित किए हुए कानूनों को प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया था। तब उन्होंने मिलजुल के ये तय किया होगा कि अब अगर हम ज्यादा और खींचा मामला तो हमें बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि लग रहा था कि इसमें बहुत नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने उसको वापस ले लिया। बड़ी अभूतपूर्व घटना थी। संसद में पारित कानूनों को वापस लेना बहुत बड़ी घटना थी। और उनकी रणनीति सही साबित हुई। किसान आंदोलन जो है वो बिखर गया। उसके बाद किसान आंदोलन, उसका प्रभाव रहा समाज के ऊपर, और भाजपा के जो, मैं मानता हूं, जो उनका बहुमत गिरा, उस बहुमत के गिरने में उस आंदोलन की निश्चित रूप से भूमिका थी। आंदोलन के खड़े किए हुए लोग, किसान नेता, भले अपने चुनाव हार गए हों, इस तरह से प्रभाव देखा भी नहीं जाता। तो मैं ये मानता हूं कि ये भाजपा के रणनीतिकार कैसे सोच रहे होंगे कि वो, उनके पास वो उनका बैरोमीटर किस तरीके से वर्क करता है। इसको हम समीक्षकों को इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि जंतर मंतर पर एक आंदोलन ठंडा होकर पड़ा रहे और दिन अपने इसी तरह गुजारता रहे, उससे बेहतर यह है कि उसको समर्थन देकर उसमें कुछ गर्माहट पैदा की जाए और भाजपा को मजबूर किया जाए कि वो उसके ऊपर आक्रमण करे। जब भाजपा उसके ऊपर आक्रमण करेगी तब विपक्ष का उसमें लाभ होगा। भाजपा उसको ऐसी पड़ा रहने देगी, विपक्ष भी ऐसी पड़ा रहने देगा, उसको सिविल सोसाइटी के लोग भी ऐसी पड़ा रहने देंगे, इक्का दुक्का लोग जाते आते रहेंगे। उससे क्या है? ये तो एक तरह से देखा जाए तो सार्वजनिक ऊर्जा जो है, लोकतांत्रिक ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है। जी, ठीक है। मतलब अभी तो ये आंदोलन चल ही रहा है और सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते हैं। मैं सर दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। अभी आपने देखा होगा सर कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच के सामने एक लखनऊ के सज्जन प्रबल प्रताप नाम के गए और उन्होंने, उनकी कुछ एक मांग थी। वो मांग ये थी कि वो लखनऊ में एक जगह विकास नगर, वहां पे उनका एसीपी से कुछ नाराजगी थी। वो नाराजगी सिर्फ ये थी कि उनकी एक एफआईआर कराना चाहते थे वो एक किसी आईटी कंपनी के खिलाफ, जो कि उनका कहना है कि वो किसी साइबर फ्रॉड का एक कोई रैकेट चला रही है। उसके लिए उन्होंने 156(3) का मुकदमा किया कोर्ट से। कोर्ट ने भी कहा आप जांच करके और सबूत लाइए तब हम करेंगे। फाइनली वो 1 साल से लड़ते लड़ते पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, और वहां पर सर जो उनकी नाराजगी दिखी वो शायद चिंताजनक बात है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया सीजीआई के लिए। लेकिन सर सोचने की बात यह है कि क्या ये दिन आ गया है कि अब लोग निराश हो रहे हैं इस न्याय प्रणाली से, और उनको भाई कोई भी ऐसा स्टेप लेगा तो उसको ही अपने उसके रिपरकशंस पता होंगे कि मैं जेल जा सकता हूं, मुझे लंबे समय तक, या जैसे शायद सुनते हैं कि वो वकालत की पढ़ाई कर रहा है तो उसको पता होगा कि जिंदगी भर कभी मैं वकालत की प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, वो अपना करियर दांव पर लगा करके। ये निराशा है, या आप इसको एक इंडिविजुअल पागलपन का इंसिडेंट देखते हैं, या जो लोगों का एक न्यायपालिका में घटता विश्वास है? इस पे सर समझना चाहता हूं कि ये कितनी चिंताजनक बात है। ये देखिए, मैं इस बात पे पहले भी बोल चुका हूं और फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगा। मेरा मानना यह है कि इस देश में आम लोगों को तो न्याय बहुत दिन पहले ही मिलना बंद हो गया था। अब ये धीरे धीरे खास लोगों को भी न्याय मिलना बंद हो गया है। यानी जो लोग अपने आप को रंग रुतबे वाला मानते हैं, मजबूत मानते हैं, ऊंची जातियों से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, जिन्हें बोलना बोलना चालना आता है, जो अपनी बात को दबंगपने से कह सकते हैं, और जिनको कुछ सम्मान वगैरह भी मिले हैं, जैसे सोनम वांगचुक है, वो सम्मानित व्यक्ति हैं। आपकी जो जंतर मंतर पर जो धरना देने वाली लड़कियां थीं, वो मेडलिस्ट थीं, उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया था, वो सेलिब्रिटीज थीं अपने आप में, अब सेलिब्रिटीज थीं। या मान लीजिए जो लड़के पेपर लीक के शिकार हुए, जो बच्चे पेपर लीक के शिकार हुए, वो हिंदुस्तान के खुशहाल परिवारों से आए थे, उनमें कोई गरीब परिवारों का व्यक्ति नहीं था, वो खुशहाल परिवारों के बच्चे थे। या लगातार शिक्षा व्यवस्था का वो हिस्सा जहां पर उच्च शिक्षा का महत्व है, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं का महत्व है, उसमें ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। जब, और अभी देखिए, ऊंची जातियों ने यूजीसी नियमावली के खिलाफ एक आंदोलन किया था, जिस आंदोलन में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ काफी भड़ास निकली थी लोगों की, और काफी अपशब्दों का इस्तेमाल करके किया गया था। मंदिरों में जाके कस्में खाई गई थी कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, ये सब जो है ना। कुल मिला के देखिए, वो चीज भी दब गई, लोगों के मन में होगी बात कहीं, लेकिन उसकी जो सार्वजनिक अभिव्यक्ति होती थी, वो सार्वजनिक अभिव्यक्ति होनी समाप्त हो गई पूरी तरीके से। अब उस घटनाक्रम की कोई चर्चा भी नहीं करता।
हम लोगों ने भी उसके ऊपर का बहुत सारे वीडियो बनाए और उसके ऊपर तरह तरह से उसको व्याख्यात करने और समझने की कोशिश की। कोई उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता, बिल्कुल वो बंद हो गई चीज। कुछ इस तरह का माहौल बन गया है कि आ, आप कोई भी मांग कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसकी तरफ कोई तरजीह उसको नहीं दी जाती। आप किसी भी मंच पर शिकायत कीजिए, लेकिन उस आपकी कोई शिकायत नहीं सुनी जाती। बिल्कुल एकमात्र एक एजेंसी रह गई है, इसका नाम सरकार है। वैसे भी पहले भी देश की सबसे बड़ी एजेंसी थी, सबसे शक्तिशाली एजेंसी थी, सबसे ज्यादा उसके पास संसाधन थे, सबसे ज्यादा उसके पास बंदूकें थी, सबसे ज्यादा उसके पास रुपया था, कारकुन थे। वो सारा देश ही उसकी, सारा देश और समाज उसके ऊपर निर्भर है उसमें। लेकिन अब कुछ भी नहीं होता। अब भारत में किसी को इंसाफ नहीं मिलता। पहले गरीब आदमी को नहीं मिलता था, उसके पास संसाधन नहीं होते थे। अब जिनके पास संसाधन है उनको भी इंसाफ मिलना बंद हो गया है। जब यह स्थिति आ जाए तो फिर कुंठा पैदा होती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, और फिर इस तरह की घटनाएं और भी हो सकती हैं, और मोहभंग की स्थिति भी आ सकती है व्यवस्था से। भले ही बीजेपी आज हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए मनी मन मुस्कुराती हुई, देखो कोई हमारा क्या कर लेता है, हम तो चुनाव दर चुनाव जीतते जाएंगे। उसे ये नहीं पता है कि ये ऐसा ही चलता रहा तब तो फिर आ, उस तरह की कुंठाएं पैदा हो सकती हैं जो अभी, जिनकी अभिव्यक्तियां अभी कुछ छोटे छोटे देशों में हुई हैं। और वो कुंठाएं जो हैं वो पूरी व्यवस्था को तार तार कर देती हैं। एक समय ऐसा आता है व्यवस्था को तार तार कर देती हैं, और वो हिल जाती है पूरी पूरी व्यवस्था। जी, हमारे चिंता देश उसी में, बात की है। हाँ देखिए हमारे देश में क्या है, जो जिन देशों में, नेपाल में या श्रीलंका में, दूसरी जगहों पे ये बात नहीं है। हमारे देश में क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी नाम का जो संगठन है वो समाज में बहुत गहराई में घुसा हुआ है, और समाज जो है वो राजनीतिक रिष्ठाओं में बटा हुआ है। जो राजनीतिक रूप से सचेत युवक है वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, चाहे वो छात्र के रूप में जुड़ा हो, चाहे नौजवान के रूप में जुड़ा हो, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़ा हो, कहीं ना कहीं वो उस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से नेपाल और श्रीलंका वाली स्थिति यहां पर नहीं बन पाती, जिसको हम लोग जेन जी कह देते हैं या ये इस तरह की बात कह देते हैं। वो बात यहां पर उस तरीके से बनती नहीं है। बनती भी है तो वो इतनी छोटी होती है, इतने बड़े देश के पैमाने पर वो एक बिंदु की तरह रह जाती है, एक बिंदु की तरह रह जाती है। अभी एक पुराना उदाहरण याद आ रहा है, तेलंगाना में किसानों ने विद्रोह किया तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत उत्साहित हुई। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी विद्रोह तो खैर वो विफल हो गया, क्योंकि वो पुलिस कार्रवाई कर दी नेहरू की सरकार ने, और उस आंदोलन को कुचल दिया गया। जनरल चौधरी के नेतृत्व में फौज गई फौज थी, नाम उसको पुलिस कार्रवाई का दिया गया। आप देखिए ये उस जमाने की सरकार की चालाकी है। पुलिस ने नहीं, फौजी कार्रवाई का नाम नहीं दिया गया, उसको पुलिस कार्रवाई का नाम दिया गया, और गई फौज थी जनरल चौधरी के नेतृत्व में। खैर उसका दमन कर दिया गया। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधि मॉस्को गया, और वहां पर जाके वो स्टालिन से मिला, और उन्होंने आके अपने आंदोलन का बखान किया। तो स्टालिन ने हिंदुस्तान का नक्शा मंगवाया, और स्टालिन ने उनसे कहा कहां है तेलंगाना, बताओ। तो उन्होंने दिखाया एक छोटा सा बिंदु, ये है तेलंगाना। तो सुना जाता है कि स्टालिन ने बहुत मजाक में उनसे कहा कि ये सब, इससे कुछ नहीं होगा, आप इससे जो है ना, इससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे आप ये माने कि इससे आप हिंदुस्तान भर में क्रांति कर दें, वो नहीं हो पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि धीरे धीरे राजनीतिक दल जिनका संविधान में जिक्र नहीं है, आप ये देखिए ना, राजनीतिक दल एक ऐसी बॉडी है जिनका संविधान में जिक्र नहीं है। भारत में जो विधायिकाओं में सरकारें बनती हैं, संसद में और विधानसभाओं में सरकारें बनती हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राजनीतिक दल मिलकर बहुमत बनाएंगे। नहीं, जब दल बदल कानून नहीं बना था उस समय राजनीतिक दलों का कोई बहुत कानूनी अस्तित्व नहीं था। दल बदल विरोधी कानून से उनका अस्तित्व धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। ये एक ऐसी संस्था है पॉलिटिकल पार्टी जिसने भारत में राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक पहलकदमी को पूरी तरीके से अपने आगोश में ले लिया है, और वो उसके ऊपर निर्भर हो गई हैं, और वो व्यवस्था के खिलाफ एक बड़े विद्रोह या बड़े आंदोलन को रोकने की भी एक अदृश्य भूमिका निभाती है। अब ये कब तक ऐसा चलेगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो बन गया है माहौल कि आप कहीं शिकायत कीजिए, कोई आपकी
सुनवाई नहीं है, कहीं आपको इंसाफ नहीं है, इससे उससे वो कुंठा पैदा हो सकती है, वो राजनीतिक निराशा पैदा हो सकती है, जो शायद किसी बड़े विद्रोह को जन्म दे। जी सर, आज समय खत्म हो गया। मेरे पास सवाल 2-3 और थे बांकीपुर के लिए थे, अगर आप चाहें तो सर जल्दी से कमेंट कर दें। बांकीपुर में सर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला, और हम लोग जब बात कर रहे थे पिछले हफ्ते तो शायद सब लोग ये कहते भाई कि वहां पे प्रशांत किशोर का जीतना कोई चमत्कार जैसा ही हो सकता है, अदरवाइज वो एक चैलेंजर के रूप में अपने एक इमेज बनाने के लिए ही लड़ रहे हैं, जो हम लोगों ने इसका निष्कर्ष निकाला था। लेकिन सर भाजपा ने जो कैंडिडेट बदला, वो कहा जाता है कि उनके पिता को चारा घोटाले में सजा मिली थी इसलिए बदला, लेकिन अगर वो जीतने वाला कैंडिडेट होता तो शायद भाजपा न बदलती। अभी भी शायद प्रशांत किशोर जीते नहीं, लेकिन अब एक बात तो तय है कि वो जो चैलेंजर या वो जो काम करना चाहते थे वो काम शायद उनका हो गया है। एक छोटा कमेंट सर। देखिए, अगर प्रशांत किशोर ने वहां पर सम्मानजनक वोट प्राप्त कर लिए तो वो बिहार में एक तीसरी शक्ति के तौर पर उभर आएंगे। फिर लोग उस घटना को भूल जाएंगे कि उन्हें विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं प्राप्त हुआ। उनकी वापसी हो जाएगी, और एक ऐसा नेता जो कि बुद्धिमान है, जो कि संसाधन संपन्न है, जो कि लंबे अरसे तक मुहिम चला सकता है, जो वो चला के दिखाई है उन्होंने, है, वो फिर राजनीति में अपनी जड़ें जमा लेगा। और अब उन्हें ये काम भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के उम्मीदवार के खिलाफ करके दिखाना है। चुनौती उनके सामने बड़ी है। अगर उनको बहुत मामूली से वोट मिले, नाकाबिल वोट मिले, तो फिर उनकी राजनीति फिर लोग ध्यान नहीं देंगे। इन्होंने इसलिए ये एक दांव उन्होंने लगाया है, और हम लोगों को दिलचस्पी के साथ में और उनके प्रति हमदर्दी के साथ में देखना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल देखिए इतनी जमी हुई पार्टी है, कितने साल तक उसने बिहार के ऊपर हुकूमत की, उसका नेता भी नौजवान है, उसके पास यादवों और मुसलमानों के बहुत बड़ी संख्या में एक शुरुआती जमा पूंजी है, जहां से वो अपनी चुनावी मुहिम शुरू करता है। इसके बावजूद देखिए कि उनका लगातार ग्राफ नीचे ही जा रहा है। यहां तक इस चुनाव में तो ये भी बात निकल कर आई कि वो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड हैं। अब इन बातों के कोई दस्तावेजी प्रमाण थोड़ी ना मिलते हैं हमें। ये राम मंदिर घोटाला थोड़ी ना दस्तावेजी प्रमाण मिल जाए, या कोई सीसीटीवी कैमरा हो उसमें तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन इस बात की चर्चा खूब हुई, और इस बात की चर्चा कांग्रेस के हलकों में भी हुई और सोशल मीडिया के हलकों में भी हुई, और जब चुनाव मुहिम चल रही थी तभी उसके हलकों में हुई थी। इसका सीधा मतलब है कि बिहार को नेता तो विपक्ष का कोई और चाहिए। ये लोग बिहार विपक्ष को नेतृत्व देने योग्य नहीं रह गए पहले की तरह। इनसे हमें जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरे हैं। तो अगर प्रशांत जी बिहार में एक नेतृत्व दे सकते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन नेतृत्व देने के लिए उन्हें कुछ करके दिखाना होगा, जैसे कुछ करके अरविंद केजरीवाल ने दिखाया था। उससे उनकी नेतागिरी जम गई, अभी तक चल रही है। ऐसा करके उन्हें भी कुछ दिखाना पड़ेगा। जी, तो प्रशांत किशोर जी को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं, और मैं दर्शकों से कहूंगा अगर आपको कॉकरोच जनता पार्टी या सोनम वांगचुक का आंदोलन ठीक लगता है तो आप दिल्ली जरूर जाएं एक बार, अपनी सॉलिडेरिटी में एक दिन वहां बैठे हैं, भले चले आए। हर बात पे शक करना ठीक नहीं है, और राजनीतिक दलों को चाहिए कि शायद उनके जाने से वैलिडेशन मिलेगा, आंदोलन थोड़ा गर्म होगा। और वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर के हम सभी चिंतित हैं। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।